नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक सवाल जो कई सारे लोगों के दिमाग को परेशान कर रहा है कि क्या भारत की स्थिति ठीक 1947 जैसी हो गई है, जहां देश के ऊपर बंटवारे का खतरा मंडरा रहा हो। क्योंकि ये मसला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पर बहस चल रही है और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कौन है कौन नहीं है, हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं की जनसंख्या किस तरीके से लगातार कम होती चली जा रही है, कितने जिलों में कितने राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, ये एक चिंता का विषय है। ये डेमोग्राफिक चेंज से ही इतिहास के नए पन्ने लिखे जाते हैं और इसलिए आज हमने सोचा कि इस पे बात करने के लिए इससे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप तो सीधे अभी कोर्ट से हमारे स्टूडियो आए हैं। आज क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल चल रही है 2017 से। हम ये कह रहे हैं कि भारत में जहां सबको समान अधिकार है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब समान। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है कोई भी नागरिक हिंदू हो या मुस्लिम देश के किसी भी कोने पे जाके रह सकता है, बस सकता है, रोजगार शुरू कर सकता है, काम धंधा कर सकता है। आर्टिकल 25 में सबको अपने अपने धर्म का पालन का अधिकार है। आर्टिकल 26 में अपने अपने धार्मिक स्थान के निर्माण का अधिकार है। फिर ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? जब हमारे देश में एक NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो सबके ह्यूमन राइट का वायलेशन देखेगा, फिर अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों? हमारे देश में एक NCW है महिलाओं के लिए, जो देखती है महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला, अगर कोई अत्याचार होगा तो NCW देखेगा, फिर अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों? दलितों के लिए भी अलग से कमीशन है। स्वाभाविक सी बात है। इसी तरीके से अगर बाई द वे गरीबों का कल्याण की बात करें तो हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, राइट। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सबका कल्याण करती है, उसका नाम ही है सामाजिक न्याय मंत्रालय, वो सबका सामाजिक कल्याण करेगी। तो फिर अलग से 2006 में जो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, आप समझिए, भारत में वैसे तो कांग्रेस ने बहुत विभाजनकारी कानून बनाए, लेकिन एक कानून उन्होंने बनाया मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था 1992 वाला, उसी समय एक कानून चुपचाप बना दिया था 1992 में, जिसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। दूसरा उन्होंने 2004 में बनाया कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। तीसरा जहर घोला उन्होंने 2006 में और बना दिया माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। मतलब 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी। क्या उसके पहले मुस्लिम्स का कल्याण नहीं हो रहा था? 1992 में जब माइनॉरिटी कमीशन बना, क्या पहले उसके पहले मुस्लिम्स का कल्याण नहीं हो रहा था? सब चल रहा था। लेकिन केवल और केवल जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, सेम पॉलिसी को कांग्रेस ने अडॉप्ट करते हुए ये दो कानून बनाए, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। हमने उन दोनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अब देखिए, एक जो आम आदमी के दिमाग में एक सवाल कौंध रहा है। मैं अभी हाल में बंगाल भी गया था चुनाव में, यूपी में भी मैं गया। जो आंकड़े बताए जाते हैं और जमीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो लगातार जो बढ़ता चला जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अब देश का फिर से बंटवारा होगा क्या? आप मुझे बताइए कि आप तो इन कानूनी दांव पेच बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या एक्चुअल स्टेटस है? मेरे हाथ में ये 5 अप्रैल 2007 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जजमेंट सरकारी आंकड़ों पे डिपेंड है। 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 20 जिलों में मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में हो चुके हैं। नाम है उनका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट है, 56 पेज का जजमेंट है, 7वें पेज पे लिखा हुआ है, डाटा दिया हुआ है। दूसरा, मैंने जो पीआईएल फाइल किया हुआ है उसमें मैंने खुद के आंकड़े दिए हुए हैं। लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा है, मिजोरम में केवल 2% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में केवल 2% बचा हुआ है, कश्मीर में केवल 2% बचा हुआ है, नागालैंड में केवल 8% बचा हुआ है, मेघालय में केवल 11% बचा हुआ है, अरुणाचल में केवल 28% बचा है। तो
ऐसे भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुका है। तो मतलब अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो 9 राज्यों में हिंदू खत्म, जिलेवार देखें तो 200 जिलों में। और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो सारे आंकड़े हैं, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है यूपी का, वो सेंसस 2001 पे आधारित है जी। और आपका भी जो डाटा होगा आई एम श्योर 2011 के सेंसस पे आधारित होगा। 11 पे, हाँ। और मैं इस बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि 2021 का जो सेंसस की जो रिपोर्ट आएगी, जो अभी बनी नहीं है, ये आंकड़े इन सब आंकड़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक और डराने वाले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। तो हमारा ये कहना है कि जब हमारे संविधान में कहीं माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र नहीं, संविधान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं, संविधान में ये नहीं कहा गया कि आपको अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करना है, तो फिर ये अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्यों? अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत पाकिस्तान में है, जहां के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत बांग्लादेश में है, जहां सभी नागरिकों को बराबर अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत अफगानिस्तान में है, जहां सबको बराबर अधिकार नहीं, मतलब जहां शरिया चल रहा है वहां तो माइनॉरिटीज जो हिंदू हैं या जैन हैं, सिख, उनके लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। भारत में क्यों? जब 1947 का डिवीजन हुआ, डिवीजन मजहब के आधार पे हुआ, देश का बंटवारा हो गया और जो यहां पे हैं उनकी संख्या डबल हो चुकी है। एक बात समझ में आता है कि अगर कोई एक कम्युनिटी कम हो रही हो, लगातार घटती हुई चली जा रही हो, फिर समझ में आता भाई ठीक है, इसको अल्पसंख्यक वाला प्रोटेक्शन दे दो तो जिससे कम से कम बच जाए, विलुप्त न हो जाए। ऐसा तो है नहीं। यहां तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो 1947 में 8% था, वो 16% से ज्यादा हो चुका। हिंदू जो 90% थे वो 78% आ चुके। तो हिंदू कम हो रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, और वो हजारों करोड़ का बजट सेंटर के द्वारा खर्च होता है, हजारों करोड़ का बजट राज्यों के द्वारा खर्च होता है माइनॉरिटी के नाम पे, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है किसी को पता ही नहीं। कौन अल्पसंख्यक है? 1% वाला अल्पसंख्यक कि 2% वाला कि 5% वाला कि 10% वाला, कहीं लिखा ही नहीं है। और अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफिकेशन होगा, तहसील के लेवल पर आइडेंटिफिकेशन होगा, स्टेट लेवल पर आइडेंटिफिकेशन होगा, कहीं कुछ लिखा ही नहीं। ये सारी बातें हाईकोर्ट के जजमेंट में है। ये हाईकोर्ट के जजमेंट में। बताइए कि मोटा मोटी इस देश में कितने ऐसे जिले होंगे कि जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गया हो? मेरी नज़रों में 200 जिले हैं जहां एक्चुअली हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। और जब ये 2022 और 23 में जब भी जनगणना होगी, इसका जो डेटा आएगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जिलेवार बता देता हूं। असम के 9 जिले हिंदू खत्म हो चुके हैं, ये तो हेमंत शर्मा जी ने बोला हुआ है। ये जग जाहिर है कि बंगाल के 13 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही कम। बिहार के 6 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी हैं। उत्तर प्रदेश के इसमें 20 जिले, इसमें बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, आपके जजमेंट में लिखा हुआ है, तो 20 जिले यूपी के हो गए, 4 जिले आपके राजस्थान के हो गए, 2 जिले आपके हरियाणा के हो गए, 2 जिले आपके पंजाब के हो गए, 6 जिले आपके महाराष्ट्र के हो गए, 3 जिले आपके गुजरात के हो गए। इधर आप चलो हरिद्वार में बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। तो अगर आप ऐसे भी देख लो बिना जनगणना के भी, तो 200 जिले तो आपके टिप्स पे आ जाएंगे। अगर पूरे देश में आप देखो भाई, लद्दाख में आप जरा समझिए, कल्पना करिए, लद्दाख में हिंदू जहां केवल 2% है वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाता। जो कम्युनिटी वहां 98% अल्पसंख्यक कहलाती। मतलब किसी छोटे बच्चे से पूछो कि 2 बड़ा है कि 98, 2 माइनॉरिटी है कि 98, छोटा बच्चा बता देगा, केजी का, प्राइमरी का, जो कक्षा 1 का बच्चा बता देगा भाई 98 ज्यादा है, 98 मेजॉरिटी होता है और 2 माइनॉरिटी होता है। लद्दाख में तो हो क्या रहा है, माइनॉरिटीज के नाम पे जितनी स्कीम चल रही है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उन 200 जिलों में जहां हिंदू एक्चुअल में अल्पसंख्यक है उनको उनका बेनिफिट ही नहीं मिलता। वो 1% है, 2% है, 5% है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें 9 राज्यों में, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो पूरे आपको 200 जिलों में, तो उन 200 जिलों में उन हिंदुओं को भी माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बेनिफिट मिलना चाहिए। जो फ्री का वजीफा है, फ्री की दुकान, फ्री का मकान, फ्री का स्टाइपेंड, इंजीनियरिंग करने के लिए जो अलग स्टाइपेंड मिलता है, मेडिकल करने के लिए स्टाइपेंड मिलता है, धंधा व्यापार शुरू करने के लिए मिलता है, हुनर सिखाया जाता है, जो भी स्कीम है उस स्कीम का फायदा 200 जिलों में हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। मेरा यह कहना है, या तो खत्म हो जाए, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, सब भारतीय हैं। जो
गरीब जो योजनाएं चलेंगी वो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के आधार पे चलेगी। हमारे देश में ईडब्ल्यूएस और बीपीएल डिफाइंड है। Right. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, इसका तो क्लियर है। उसका तो बल्कि राशन कार्ड भी अलग अलग कलर का होता है। अलग कलर का होता है। तो जब हमारे पास एक अलग कलर का राशन कार्ड है, वो हिंदू जैन बौद्ध सिख सबके लिए, तो उसी आधार पे जो फ्री का मकान, फ्री की दुकान या फ्री का जो भी स्टाइपेंड देना है, जो भी कुछ करना है, वो उसके आधार पे चल सकती है। फिर ये मजहब के आधार पे क्यों? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, सेकुलरिज्म और मजहब के आधार पे कोई स्कीम, ये नदी के दो किनारे हैं। अगर भारत में मजहब के आधार पे कुछ भी चल रहा है, वो चाहे सेकुलरिज्म नहीं, तो वो सेकुलर हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। मजहब के आधार पे कोई योजना चले, या मजहब के आधार पे कोई कानून चले, या मजहब के आधार पे कोई नियम चले, या मजहब के आधार पे कोई स्कीम चले, मजहब के आधार पे दुकान मकान या कोई और भी सरकारी स्कीम चले, तो वो देश सेकुलर नहीं हो सकता। ये सेकुलरिज्म को गाली देने के समान है। ये जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब समान है, कोई किसी से भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवधार, सबको समान धार्मिक अधिकार, सबको समान नागरिक अधिकार, सबको समान ह्यूमन राइट, सबको समान सिविल राइट, सबको समान प्रॉपर्टी राइट। जब सारे राइट समान है तो ये विशेष दर्जा क्यों? एक्चुअल में जो संविधान सभा में ये हुआ था कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो लोग कुछ यहाँ थे, उसमें उनके प्रतिनिधि जैसे रफ़ी अहमद किदवई थे संविधान सभा में, मौलाना कलाम थे संविधान सभा में, सैयद इब्राहिम थे, ऐसे कई लोग थे। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम भारत में रहना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे कल चूंकि गवर्नमेंट, एक तो देश का बंटवारा हुआ है, गुस्सा है लोगों में, जो गवर्नमेंट बनेगी वो हिंदू जो 90% है उन्हीं के सपोर्ट से बनेगी। तो जन दबाव में, भीड़ के दबाव में ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी कांग्रेस की गवर्नमेंट बननी थी, ये सबको पता था, ये ऐसा ना हो कि हम लोगों का यानी मुस्लिम्स का, अल्पसंख्यकों का रहना सहना दूसर कर दे, हमें जो है अपना रोज़ा न रखने दे, हमें अपने कुरान न पढ़ने दे, हमें जो है अपना मुहर्रम न मनाने दे, इसलिए हमको कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए। तो संविधान में क्या हुआ, आर्टिकल 25 से 30 के बीच में बोला कि भाई ठीक है, इस देश में सबको बराबर धार्मिक अधिकार है। तो संविधान सभाओं, जो संविधान निर्माताओं की मंशा ये थी कि भाई ये जो 5 भाई हैं, 6 भाई, जितने भी भाई हैं, इनको सबको इक्वल राइट है। ये नहीं कहा था कि जो बड़े वाले को राइट नहीं है, छोटे वाले को राइट है, ये नहीं है। संविधान सभा ने कहा था ये सारे भाई हैं, बराबर हैं। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया, छोटे वाले को फूफा बना दिया, छोटे वाले को दामाद का विशेष दर्जा दे दिया। छोटे वाले को दामाद का दर्जा नहीं देना था, फूफा नहीं बनाना था, छोटे वाले को भाई ट्रीट करना था। लेकिन भाई ट्रीट करने की बजाय बेचारे बड़े को तो जो है उसको एकदम, वो कहते नहीं, पिता ने बोला कि भाई 5 बेटे हैं, सबको 1 गिलास दूध देना। हमने क्या किया, सरकारों ने बड़ों के 4 गिलास दूध हटा लिया, छोटे वाले को उसके हिस्से का दूध छोटे वाले को पिला रहे हैं। ये जो परंपरा है। अब ये मुझे बताइए, क्योंकि ये एक टेक्निकल सवाल है समझने की, कि ये कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और अलग अलग तरीके चीज़ों को ला करके आप एक तरीके से उनके अलग एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं। कल यही विश्व बड़ा होकर अलग देश की मांग भी करेगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। कल दिल्ली में बुलडोजर नहीं चलने दिया, अल्पसंख्यकों ने रोका ना, राइट। मतलब जो लोग बुलडोजर नहीं चलने दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण पे जो चल रहा है, वो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। जो आए दिन खुलेआम लिंचिंग कर रहे हैं, वो भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जो आए दिन लफ्ज़ कर रहे हैं, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। अरे भैया, पीड़ित शोषित को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले समझ में आता है। जो बेचारा सिकुड़ रहा है, जो गायब हो रहा है, जो आए दिन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनको मिला हुआ है अल्पसंख्यक का दर्जा। अब एक बात बताइए कि आप तो कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पूरी सुनवाई चल रही है, मोदी सरकार की तरफ से क्या आ रहा है? मैं ये लड़ाई 2017 से लड़ रहा हूँ। राइट। 2017 में पहली बार गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन के पास आप जाओ। मैं गया, माइनॉरिटी कमीशन साल भर बैठा रहा, बोला हम कमेटी बना रहे हैं, जैसे वो फॉर्मेलिटी वाली होती है, मैं कमेटी बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सब किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वापस मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आया, हमने कहा साल 1.5 साल बीत गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर पास किया, बोले 3 महीने के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो, 3 महीने के अंदर तय करो क्या है माइनॉरिटी। 3 महीने बाद माइनॉरिटी कमीशन का फिर उन्होंने जवाब दे दिया, जी हमारे पास तो पावर ही नहीं है। पहले कह रहे थे 1 साल देख रहा हूं, जब कोर्ट ने कहा टाइमलाइन कि 3 महीने के अंदर तय करो, तो बोला हमारे पास पावर ही नहीं है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया, मैं सुप्रीम कोर्ट में केवल चक्कर ही लगा रहा हूं इस चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट में बताया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन वाले को मालूम नहीं कि माइनॉरिटी क्या है।
तो फिर जब मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई शुरू किया। पिछला जो स्टैंड आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें सरकार ने ये बोला था कि राज्य भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। राइट। फिर हमने जब वो टेक्निकलिटी बताई कि राज्य इसको नहीं कर सकते, और राज्यों को करने में खतरा क्या है आप समझिए इसको। अगर आप माइनॉरिटी कौन है इसको आप राज्यों पे छोड़ देंगे तो बंगाल की सरकार तो 30% वाले को माइनॉरिटी मानेगी, क्योंकि उसको 30% वाले को खुश करना है। जो कम्युनिटी बंगाल में 30% हो चुकी है उसको वो माइनॉरिटी दर्जा नहीं हटाएगी। और कश्मीर वाले 98% को माइनॉरिटी मानेंगे, लद्दाख वाले कहेंगे हम तो 98 वाले को माइनॉरिटी मानेंगे, ठीक है, बिहार वाले कहेंगे हम 20 वाले को मानेंगे। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, संविधान का मजाक उड़ जाएगा। तो जब हमने वो चीज पॉइंट आउट किया तो अभी कल दोबारा सरकार का एक एफिडेविट आया, मोदी सरकार का। हाँ। और उस एफिडेविट में ये कहा है, वो जो एफिडेविट आया है वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से आया है, जो कि अल्पसंख्यक डिफाइंड नहीं है लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चल रहा है। उस मंत्रालय की तरफ से आया है कि जी हम इस पे बात करेंगे, हम राज्यों से चर्चा करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 महीने का टाइम दिया है कि आपको जो कुछ चर्चा करना है, जो बात करना है करके आप खत्म कर लीजिए 3 महीने के अंदर, लेकिन तय कर दीजिए कि भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल चलेगा या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन बंद होगा। यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट जारी रहेगा तो अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कितने % वाला होगा, अल्पसंख्यक की पहचान तहसील स्तर पे होगी कि जिले स्तर पे होगी कि राज्य स्तर पे होगी, ये सारा आप डिटेल आप करके बना के दे दो। मेरा इसमें 2 चीज ये कहना है, हमारे देश में भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देना तो समझ में आता है, बिल्कुल, क्योंकि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पे हुआ तो है। गुजरात में अगर कोई तमिल बोलने वाला है तो उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बिल्कुल माना जा सकता मिलना है, चाहिए, मिलना भी चाहिए भी। हाँ, तमिलनाडु में कोई यूपी वाला है तो उसको चूंकि हिंदी बोलता है तो उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, चूंकि भाषा के आधार पे विभाजन हुआ और भाषा के आधार पे राज्य बने, तो जो आदमी वहां पे 1% है, 1 घर है या 2 घर है या 5 घर है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसको कोई फोर्स न कर पाए भाई तुम हिंदी में, कोई पता चला तमिलनाडु का आदमी उसको कोई फोर्स कर देने, नहीं तुम एक काम करो हिंदी बोलो, ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए। या तमिलनाडु में कोई हिंदी बोलने वाला उसको कोई फोर्स करे तुम तमिल बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके प्रोटेक्शन की बात समझ में आती है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो कम्युनिटी 200 जिलों में 30% से ज्यादा हो चुकी है, और 30% से ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, जिस कम्युनिटी को 30% वोट मिलता है वो सरकार बना लेती है। यही तो होता है, 30, 31, 32% वोट पाने वाली पार्टी सरकार बनाती है। तो जब 30, 31, 32% वोट से सरकार बन सकती है तो 30, 31, 32% वाला माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? सही बात है, फिर माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? इसलिए माइनॉरिटी को डिफाइन या तो खत्म हो, और यदि इसको एग्जिस्ट करना है, इसको जारी रखना है, इस कांग्रेस के पाप को कंटिन्यू करना है, तो फिर इसमें संशोधन हो, माइनॉरिटी डिफाइन हो, कौन है, कितने % वाला है, तहसील स्तर पे है कि जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं हेमंत शर्मा जी से बिल्कुल सहमत हूं। हेमंत शर्मा जी ने कहा है कि भाई हमारे 9 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके, हम इनको माइनॉरिटी का दर्जा देंगे, तो उनको मिलेगा कम। हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये 50% होते हैं, सिकुड़ते चले जाते हैं, तो इनका पलायन रुके, उसके लिए जरूरी है कि माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत। दूसरी कम्युनिटी जो 5% होती है, देखते देखते 10% हो जाती है, देखते देखते 20% हो जाती है, देखते देखते 30% हो जाती है, जो कम्युनिटी एकदम नॉन स्टॉप फैल रही है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा कैसे मिल सकता भाई? उसका तो पलायन होता नहीं। आज तक आप बताइए पूरे भारत में आपने कभी सुना कि मुस्लिम्स ने पलायन किया हो डर के मारे, हिंदुओं के डर के मारे? जिस गांव में 90% हिंदू होते हैं, 10 घर वहां पे अगर मुस्लिम है तो भी आराम से रहते हैं, कोई पलायन नहीं करता। लेकिन जिस गांव में 50% मुस्लिम हो जाते हैं, वहां से हिंदुओं को पलायन शुरू हो जाता है। और एक बात और, मैं उसमें अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन की डेंसिटी को अगर आप देखेंगे तो यूपी का वो इलाका जो नेपाल बॉर्डर पे है, पश्चिम बंगाल का वो इलाका जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, असम का वो इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, बिहार का वो इलाका जो चिकन नेक पे है, ये वो इलाके हैं जहां कम से कम 20 तो मैं काउंट कर सकता हूं ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। नेपाल का बॉर्डर पूरा का पूरा एकदम मुस्लिम पॉपुलेटेड हो चुका है, मिजोरम का बॉर्डर पूरा हो चुका है, बंगाल का बॉर्डर पूरा हो चुका है, असम का बॉर्डर हो चुका है, असम का बॉर्डर पूरा हो चुका है। तो अगर भारत का बॉर्डर का एरिया देखें आप,
तो जो बॉर्डर का 100 किलोमीटर है, चाहे कश्मीर का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, नेपाल का बॉर्डर देख लीजिए, बांग्लादेश का बॉर्डर देख लीजिए, जो जितने भी अपने बॉर्डर है, इन सब पे 100 किलोमीटर के एरिया में आपको मंदिर नहीं दिखाई पड़ेगा, 100 किलोमीटर के एरिया में आपको गुरुद्वारा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये और ये सिचुएशन इसलिए अलार्मिंग है, ये अभी से नहीं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स जो इन चीज़ों को जानते हैं वो 90s से ही इस बात के ऊपर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये जो बॉर्डर के ऊपर कंसंट्रेशन हो रहा है दैट कैन लीड टू अनदर डिवीजन ऑफ नेशन। और इसलिए ये जो आप सुप्रीम कोर्ट में सारे मसले को लेकर के जा रहे हैं, देश को विभाजित होने से रोकने का काम कर रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों का आपको आशीर्वाद होगा। देश के लोग जो हमारे दर्शक भी देखते हैं फ़ोन कर कर के बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जो हिंदुओं के लिए कुछ काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए कोई काम कर रहा है। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मनीष जी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट दर्शकों से करूँगा, आपसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस पे चर्चा, बहुत वाइड चर्चा की ज़रूरत है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अपने सांसद को, अपने विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। आप मुझे भी टैग करिए, मैं उसको रिट्वीट करूँगा। आप मनीष जी को टैग करके उसको ट्वीट करिए, मनीष जी रिट्वीट करेंगे। लेकिन इसको रोकिएगा मत, खुद देखने के बाद रुकिएगा मत, कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। और फॉरवर्ड करने के बाद उनको अलग से एक मैसेज डालिएगा कि प्लीज़ इसको देख लीजिए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं, लोग देखते नहीं, क्योंकि दुनिया भर बहुत सारे। तो ये चूंकि बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसको फॉरवर्ड करने के साथ साथ नीचे लिख दीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद, आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जैसा कि अश्विनी जी ने भी गुजारिश की है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद।